एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, ये हम लोग को हेडिंग पढ़ना है। पढ़ेंगे हम लोग एम्पियर का जब नियम पढ़ेंगे ना, तो एम्पियर का पूरा नियम और उसका उपयोग पूरा एक बार निपटाएंगे। तुम चिंता नहीं करो, हमको याद है, बीच में से छोड़े हम उस हेडिंग को और भूल नहीं सकता हमको। एम्पियर को छोड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एम्पियर एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। देखिए हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। फिलहाल अभी हम चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे मान ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे चुंबकीय क्षेत्र मान रहे हैं कि ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा, ये कोनो जरूरी थोड़ी है कि हम हमेशा लंबवत तल के भी अंदर ही मानेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मन कर वैसे मान सकते। तो हम फिलहाल अभी ऐसे मान रहे हैं कि ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक, ध्यान समझिए, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी है और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार का मतलब क्या समझते हैं? जिस चालक तार में धारा बह रहा होता है ना, उसको क्या कहेंगे? जैसे ये जो तार आपके सामने दिख रहा है, यह वाला, तो ये धारावाही चालक तार है, क्योंकि इसमें भी क्या बह रहा है, धारा बह रहा है। और अगर कनेक्शन को कट कर दिया जाए, वहाँ से ऑफ कर दिया जाए, तो ये धारावाही रहेगा? नहीं, ये धारावाही नहीं रहेगा, केवल चालक तार रहेगा, धारावाही नहीं रहेगा। तो धारावाही का मतलब कि जब उसमें धारा बह रहा होता है ना, तो उसको बोलते हैं धारावाही। तो ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक धारावाही चालक तार रखना चाहते हैं। धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार का मतलब कि एक ऐसा चालक तार जिसमें धारा बह रहा है। तो ये हम चालक तार इसमें ले लिए। इस चालक तार में क्या हो रहा है, धारा बह रहा है। और एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो चालक तार है, ये चालक तार चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। इसमें धारा बह रहा है, इसमें कहीं से विद्युत धारा प्रवाहित कराया गया है। इसमें धारा क्या हो रहा है, बह रहा है। ठीक है, थोड़ा बढ़िया नहीं बना। चलिए, इतना समझ रहे हैं ना। इसमें धारा बह रहा है और चालक तार की लंबाई जो है वो L है। चालक तार की लंबाई कितनी है, L है। L लंबाई का चालक तार लिया गया है और हम यहाँ पर बैटरी से लिए दिखाएं कि हमको बस इसमें धारा दिखाना है कि धारा इसमें बह रहा है। और ध्यान देना, धारा जो है इसका प्लस वाला इधर कर लीजिए, माइनस वाला इधर। तो धारा ऐसे बहेगा ना, धारा ऐसे बहेगा। इसमें I धारा बह रहा है। कितने कोण पर धारा बह रहा है, I, मतलब कि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, इसके बीच का कोण कितना है, थीटा। अब एक चीज़ बताइए, हम लोग जो इसके पहले जो हेडिंग पढ़े हैं, लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल में क्या पढ़े थे? लॉरेंज बल में भी पढ़े थे कि अगर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो इसमें जब किसी आवेश को भेजेंगे ना, गतिमान आवेश को, इसमें जब गतिमान आवेश को भेजते थे तो इस पर बल लगता था एक। कौन सा बल कहते थे इसको? चुंबकीय बल। उसी को ना लॉरेंज ने ज्ञात किया था, तो उसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो ये बताइए, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति कर रहा है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर बल लग रहा है। ठीक है, तो क्या धारा प्रवाह के दौरान इसमें से आवेश नहीं बह रहा है? आवेश बह रहा है ना। देखिए, अब आवेश खुला नहीं है, इसमें खुला हुआ एक आवेश भेज देते थे। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन भेज दिए,
चाहे एक प्रोटॉन भेज दिए, तो खुला हुआ एक आवेश भेजते थे, एक आवेशित कण भेजते थे। यहाँ पर भी आवेश है, लेकिन वो आवेश किसके अंदर है? तार के अंदर है। वो आवेश किसके अंदर है? तो तार के अंदर जब आवेश गति करेगा तभी न धारा बहेगा, और तार हमारा किस में है? चुंबकीय क्षेत्र में है। इसका मतलब आवेश की गति भी किस में हो रही है? चुंबकीय क्षेत्र में हो रही है। समझ पा रहे हैं? तार नहीं था, केवल आवेशित कण था, तो वो कण जब गति कर रहा था तो चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा था ना। अब वही आवेश गति कर रहा है, लेकिन वो किस में गति कर रहा है? तार में। तो तार में गति कर रहा है, और तार ऑलरेडी किस में है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो वो आवेश भी किस में हुआ? चुंबकीय क्षेत्र में। इसका मतलब कि यहाँ पर भी बल लगेगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र उन आवेशों पर बल लगाएगा जो आवेश इस चालक तार में बह रहा है। तो उन आवेशों पर जब ये चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा तो वो बल किसको महसूस होगा? चालक तार को। मतलब इस चालक तार पर भी क्या लगेगा? एक बल लगेगा। तो जिस प्रकार हम किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? उस पर एक बल लगाता है। ठीक उसी प्रकार एक चालक तार को रख के और उसमें धारा प्रवाहित कराते हैं, और वो चालक तार अगर चुंबकीय क्षेत्र में है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा। तो वहाँ आवेश पर लग रहा था, यहाँ पर किस पर लग रहा है? चालक तार पर। जैसे मान लीजिए कि हम आवेश हो गए और पूरा रूम क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो हम आवेश हो गए, पूरा रूम क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। तो हम अगर इस रूम में गति कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि रूम हम पर क्या कर रहा है? एक बल लगा रहा है। पैदल गति कर रहे हैं तो बल लगा रहा है अकेले। उसके बाद एक छोटा सा साइकिल लेके आते हैं, साइकिल पर बैठ जाते हैं, इसी रूम में चलाते हैं, तो हम तो चलिए रहे हैं ना। अब अलग बात है कि हम पहले अकेले चल रहे थे, अब साइकिल पर बैठ के चल रहे हैं। वही हाल यहाँ का है। आवेश पहले अकेले चल रहा था तभी बल लग रहा था। अभी आवेश किस में चल रहा है? चालक तार में लेकिन चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है। तो इस चालक तार पर भी क्या लगेगा? बल लगेगा। समझ आ रहा है क्यों बल लग रहा है? कहाँ से रहा? अरे निकाल के तब चलाएंगे इसमें साइकिल हम। नहीं, हमारा उदाहरण केवल इसको समझाने के लिए था। तो समझ रहा है ना इस बात को कि अकेले आवेश गति करेगा तभी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और इस कंडीशन में आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, लेकिन वो स्पेशल किस में है? तार में है, लेकिन गति तो हो रहा है ना। तो जब गति होगा तो यहाँ पर भी बल लगेगा, और उसी बल को हमको ज्ञात करना है। मतलब कि इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस चालक तार पर एक चुंबकीय बल लगेगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, बल लगेगा, बल को निकाला जाए। तो बल को निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, देखिए चालक पर लगने वाला, ध्यान देना, चालक पर लगने वाला, चालक कैसा है? धारावाही है जी, धारावाही लिख देते हैं। धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर लगने वाला कौन सा बल? चुंबकीय बल। बताइए कितना होगा? चुंबकीय बल F इक्वल टू Q V B साइन थीटा। समीकरण नंबर, चुंबकीय बल निकालने का ही ना सूत्र है, Q V B साइन थीटा। लेकिन अब समस्या ये है कि यहाँ पर आवेश कितना है ये चाहिए, भी कितना है वो भी चाहिए। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र तो B ठीक है, वो समझ में आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B है। थीटा भी यहाँ पर दिख रहा है कि जो चालक तार की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर। मतलब चालक तार जो है चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। तो ये दोनों चीज़ तो समझ में आ रहा है यहाँ पर। बस हमको चाहिए V और Q। तो Q आवेश है, Q क्या है? अब एक आवेश जब गति कर रहा था हम लोगों का, एक आवेश, तो उसके बदले में Q रख दे रहे थे। यहाँ तो बहुत सारा आवेश गति कर रहा है इसमें, क्यों? एक ही आवेश गति करेगा? बहुत सारा आवेश गति करेगा। तो हमको उन आवेशों की संख्या ज्ञात करनी है, और उन आवेशों की जब संख्या ज्ञात कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? कुल आवेश निकाल सकते हैं। मतलब कि हमको कुल आवेश क्या निकालना है? Q। तो हम पहले ये निकालते हैं कि इसमें आवेशों की संख्या क्या है, कितनी आवेश हैं। तो हम कुछ देर के लिए यह मान लेते हैं कि माना, अच्छा धारा बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन के चलते बहेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा आवेश है, और इलेक्ट्रॉन
कि हमको कुल संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का कुल संख्या निकल जाएगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे तो कुल आवेश निकल जाएगा, और कुल आवेश हमारा क्या निकलेगा, क्यू निकलेगा। तो हमारा दो चीज़ निकालना है हम लोग को, क्यू और भी। बाकी बी साइन थीटा तो समझ में आ रहा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बी और तार के बीच का कोण कितना है, थीटा है। अब हम क्यू पर थोड़ा सा विचार करते हैं। मान लीजिए कि इस चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो गति करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो हम मान लेते हैं कि चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, n। तो लिखेंगे कि माना चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, n है, ठीक है। तो अगर हमको कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो कुल आयतन चाहिए ना, जैसे एकांक आयतन में n है तो कुल आयतन का निकालना होगा तो कुल आयतन से गुणा करा देंगे। तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कुल आयतन, समझे। तो कुल आयतन के लिए फार्मूला होता है, चूंकि आपका जो तार है ये बेलनाकार न है, तो बेलनाकार का जो भी आकृति होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना, और पाई आर स्क्वायर क्या है, ये अनुप्रस्थ काट का जो है ना वो क्षेत्रफल है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। आपका जो एच का काम कर रहा है वो एल काम कर रहा है, तो एच इक्वल टू क्या हो गया, एल। तो पाई आर स्क्वायर ए हो गया और एच हमारा क्या हो गया, एल हो गया। तो संपूर्ण आयतन कितना हो जाएगा, एल। तो जब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गई है तो हम एक बार संपूर्ण आयतन निकाल लेते हैं। तो देखिए तार का कुल आयतन का फार्मूला बताइए क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू, और आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर ए है जो कि हमारा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। हम मान लिए कि चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, ए है, और एच का काम कौन कर रहा है, यल। तो कुल आयतन हो गया ए इंटू यल। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ, है तो सूत्र पहले का पढ़ लिए हैं। इसी सूत्र की सहायता से हमको चुंबकीय बल निकालना है। तो इसमें क्या क्या चाहिए, हमको आवेश चाहिए ना और वेग चाहिए, दोनों चीज़ हमारे पास है नहीं। तो इस आवेश को निकालने के लिए हम आवेशों की पहले संख्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कुल आवेश निकल जाएगा ना। तो ये आपका निकल गया कुल आयतन, और यह हो गया एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इट इम्प्लाइज दैट कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो NaL, ये हमारे पास क्या मिल गए, कुल इलेक्ट्रॉन मिल गए। जब कुल इलेक्ट्रॉन मिल गए तो कुल आवेश निकाल सकते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो पता है ना, तो 1.6 नहीं लिखेंगे, केवल E लिख देंगे। लिखेंगे कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E, ऐसे मान लेते हैं E होता है, E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसलिए कुल आवेश बताइए, कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर, कुल आवेश Q है ना, तो कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा, E से गुणा करा दीजिए, तो ENAL, ये हमारे पास कुल आवेश मिल गए। तो कुल आवेश मिल गया मतलब ये हमारा काम हो गया, Q मिल गया। कितने आवेश इसमें गति कर रहे हैं उनकी जो कुल परिमाण है, कुल आवेश की मात्रा है, वो मिल गया, Q मिल गया। अब चाहिए उनका वेग, जो आवेश इसमें गति कर रहा है ना उसका क्या चाहिए। तो बताइए धारा प्रवाह के दौरान जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश होते हैं, उनका वेग क्या होता है, अनुगमन वेग, पढ़ लिए हैं। जब किसी चालक तार में धारा बहता है ना तो इलेक्ट्रॉन जो है किस वेग से गति करते हैं, अनुगमन वेग से। मतलब कि भी जो हमारा है ना वो VD है, जो भी है वो क्या है, VD है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। लिखेंगे यहाँ पर भी देते हैं, लिखेंगे कि चूंकि धारा प्रवाह के दौरान, ध्यान से देखिएगा, धारा प्रवाह के दौरान
आवेश। अब आवेश कौन है? तो आवेश हमारे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। आवेश कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है? अनुगमन वेग होता है। अनुगमन वेग होता है, इसलिए जो भी है वो क्या है? Vd। तो देखिएगा दोनों चीज़ तो मिल गया। Q मिल गया हमको, वहाँ से हमको यहाँ से Q मिला। देखिए तो यहाँ से Q मिल गया और यहाँ से क्या मिल गया? Vd मिल गया। अब बल निकाल लिया जाए तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से F इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? Q के बदले में क्या रखेंगे? ENAL। ENAL किसके बदले में? Q के बदले में। अब V के बदले में VD, V के बदले में VD, B साइन थीटा, B साइन थीटा। कोई समस्या इसमें? अब थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करते हैं। N E A V D एक साथ, N E A V D एक साथ। अब कौन बच रहा है? L बच रहा है। यहाँ कौन बच रहा है? B साइन थीटा। भाई बताइए कितना है? I है ना। चूंकि N E A V D इक्वल टू क्या है? I। N E A V D क्या है? I। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि चालक तार में प्रवाहित धारा I हो तो, चाहे ऐसे कर रहे हैं कि लिख देते हैं चूंकि चालक तार में प्रवाहित धारा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यदि चालक तार में प्रवाहित धारा I हो तो N E A V D किसके बराबर? तो I रख दीजिए। तो N E A V D बराबर जब I रखेंगे तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू I L B, I L B साइन थीटा। ये हम लोगों का मिल गया फार्मूला। किसके लिए? धारावाही चालक पर जो लगने वाला चुंबकीय बल है उसके लिए। और बल का मात्रक सभी लोग जानते ही हैं, न्यूटन होता है। ये हो गया एमकेएस पद्धति में न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में डाइन। सीजीएस पद्धति में डाइन। तो भाव का है नहीं वो नाम माइकल जैक्सन है। देखो यहाँ पर अब ध्यान से हो गया, चालू ना। देखिए हम लोग फार्मूला क्या निकाले हैं? F इक्वल टू I L B साइन थीटा। तो ये तो हो गया चुंबकीय बल चालक तार पर जो लगने वाला है वह है। अब इसको अगर सदिश रूप में लिखना हो, सदिश रूप में अगर बल को लिखना हो तो सदिश रूप में बल F इक्वल टू देखिए I, यह I, और देखिएगा LB साइन थीटा। तो ये हो जाता है वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। नहीं, साइन थीटा खत्म, क्रॉस लग गया ना तो साइन थीटा नहीं लगेगा। L क्रॉस B का फार्मूला होगा LB साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? तो L और B के बीच का कोण है। तो देखिएगा ये B है और ये क्या है? L है, और इसके बीच का कोण कितना है? थीटा। तो सदिश रूप में ये फार्मूला होगा। ठीक है, सदिश रूप में ये फार्मूला होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और धारा जो बह रहा है वो देखिए ऐसे जा रहा है ना। तो अगर हम ये कहें कि इस चालक तार को रख दीजिए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, माने जो चालक तार है वो ऐसे नहीं रहे, चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो जाए? समांतर हो जाए। इस तरह से चालक तार रख दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के समांतर। तो बताइए क्या चालक तार में जो बहने वाला आवेश है वो इस चुंबकीय क्षेत्र से कोई कोण बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर
थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? थीटा इक्वल टू, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के जब समांतर रख देंगे उसको, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और जैसे ही थीटा 0 हुआ, F इक्वल टू जो ILB साइन थीटा लिखते थे वो 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0, मतलब F इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हुआ कि उस चालक तार पर कोई बल ही नहीं लगेगा। और हम लोग पहले से भी जानते हैं कि आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है ना, तो कोई बल नहीं लगता है, पहले से पढ़े है ना। तो वो चीज़ यहाँ भी हो रहा है। इसका सेकंड चीज़ समझिए, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा चीज़ कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, चालक तार एकदम लंबवत रख दे, तो यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90, और थीटा बराबर 90 होगा तो F इक्वल टू ILB साइन 90, ठीक है। और F इक्वल टू हो जाएगा ILB, मतलब ये अधिकतम न हो गया, तो ये आपका हो गया अधिकतम हो गया। इतना समझ में आ रहा है? तो दो कंडीशन ध्यान रखिएगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चालक तार को रख दिया जाए, उसके समांतर दिशा में रख दिया जाए, तो चालक तार पर किसी तरह का बल नहीं लगेगा। और चालक तार पर सबसे ज़्यादा बल कब लगेगा? जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो? लंबवत हो। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चालक तार कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो सबसे ज़्यादा बल उसी समय लगेगा। तो सबसे कम बल 0 हो जाएगा, और सबसे अधिक बल कितना हो जाएगा? ILB। तो इसको लिख लीजिए, यहाँ देखोगे बल का मान हमारा निकला है F इक्वल टू ILB साइन थीटा। बल इक्वल टू क्या निकला है? F इक्वल टू ILB साइन थीटा। यहाँ से अगर F निकाला जाए, B निकाला जाए, B बताइए कितना होगा? F बटा IL साइन थीटा, IL साइन थीटा, यही ना है B। अगर यहाँ से B का मात्रक बनाना हो, B का मात्रक, तो B का मात्रक क्या बनेगा? देखिए, F का मात्रक न्यूटन, I न्यूटन प्रति एम्पियर, L आपका हो गया मीटर। तो ये B का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसी को हम लोग टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ला। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखिए या टेस्ला लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और होता है, एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। गॉस होना चाहिए, लेकिन गॉस लिखता है, मतलब कि गॉस भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो एक टेस्ला में कितना गॉस होता है? 10⁴ गॉस। तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि B का मात्रक कैसे बन गया? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब अगर हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B से यह ज्ञात करना चाहें कि एक टेस्ला कितना को कहते हैं, माने चुंबकीय क्षेत्र में अगर कहें कि एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, तो एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, मान लेते हैं चालक तार में प्रवाहित धारा कितना है, और चालक खंड की लंबाई भी 1 मीटर है, और चालक खंड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पर है, समझे? 90 डिग्री पर है। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, और यह मान लिया जाए कि बल भी आपका कितना लग रहा है?
1 न्यूटन, अभी छोड़िए 1 न्यूटन बल को, अभी ये समझिए कि आई कितना है 1, मान लेते हैं कि आई 1 एम्पियर धारा बह रहा है, 1 मीटर का आपका तार है और 90 डिग्री कोण पर तार को रखे हैं। तो उस कंडीशन में देखिएगा B = F/1 × 1 × sin 90, तो क्या मिल जाएगा B = F, यहाँ से परिभाषा निकलेगा किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। अब ध्यान से समझिए, एकांक लंबाई के चालक तार में, ध्यान दीजिएगा, एकांक लंबाई के चालक तार में, या ऐसे कहें कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के चालक तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो आरोपित बल है उसी बल को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। B = F, समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के चालक तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस चालक तार पर लगाया गया जो बल F होता है वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र B। तो B1 कब होगा, जब F भी कितना हो जाए 1। तो यदि F हमारा हो जाए 1 न्यूटन तो B हो गया ना 1, और 1 को बोलेंगे 1 टेस्ला। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दें और उसमें कितना धारा प्रवाहित करें, 1 एम्पियर, और उस चालक खंड की लंबाई भी कितना हो, 1 मीटर हो, और इस तीनों कंडीशन में यदि उस पर 1 न्यूटन बल भी लग जाए, 1 न्यूटन बल भी लग जाए, तो उस समय जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 1 टेस्ला होगा। कब कब क्या क्या कंडीशन है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चालक तार को रखकर उसमें कितना धारा प्रवाहित करें, 1 एम्पियर, और चालक खंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। तो उस कंडीशन में यदि लगने वाला चुंबकीय बल भी 1 ही न्यूटन हो तो उस समय जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 1 टेस्ला होगा। और इस तरह 1 टेस्ला हम लोग का क्या हो जाता है, परिभाषित हो जाता है।